तो हम बात कर रहे हैं नर्व्स इक्वेशन के बारे में। नर्व्स इक्वेशन, नर्व्स इक्वेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम एक तो ये चीज डालने की समझ लें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज है। देखिए इससे पहले जो हमने देखा था फर्स्ट कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके अलावा हमने एक पढ़ा था स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और अब हम बात करेंगे नॉन स्टैंडर्ड के बारे में, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं विच आर मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन से मेरा मतलब है 1 m कंसंट्रेशन, 1 atm और 1 bar प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है 298 केल्विन टेम्परेचर। तो अगर ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन के अंदर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर सेल पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इससे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा था दैट वाज ई सेल नॉट इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है ना बेटा, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था इट वाज फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये फॉर्मूला हमने स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए देखा था। अब अगर मान लीजिए मैं किसी सेल में कंसंट्रेशन को चेंज कर देता हूं, 1 m की जगह 0.1 m 2 m 3 m या कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहेगी। तो जब आप ऐसी कंडीशन में जहां कंसंट्रेशन चेंज करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। ध्यान रखना, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के लिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे सेल पोटेंशियल। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर 1 m कंसंट्रेशन के लिए एक्चुअली क्या होता है, बाकी दो को मैं क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 1 atm प्रेशर 298 केल्विन को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूं कि नॉर्मल कंडीशन में जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या सेल को वर्क कराते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन एवरेज रहता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर लेते हैं हम। और 1 atm प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर है, तो ये प्रेशर भी रहेगा। तो ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये वेरी नहीं कर रहा है। तो जो चेंज हम करते हैं किसी भी सेल के अंदर वो कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं। तो 1 m के अलावा अगर आप कोई भी कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो उस समय आप जो सेल का पोटेंशियल फाइंड करेंगे उसे आप नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेंगे या इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को फाइंड किया जाता है। इसके लिए नर्व्स ने एक इक्वेशन दी थी जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर हम बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो पहले हम सेल पोटेंशियल देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर सेल पोटेंशियल। तो हम बात कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इसमें। अब इसमें ये जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं ये हम किसी रिडक्शन प्रोसेस के लिए फाइंड करते हैं। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है, रिडक्शन रिएक्शन मोस्टली वो इस तरह से हो रही है कि Mn प्लस एक्वस, ये आपके पास में एक एक्वस सॉल्यूशन है N प्लस कंसंट्रेशन वाले आयंस का। इफ दे गेट N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इनटू M सॉलिड, और ये M सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये ध्यान रखना, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि हमें पता है रिडक्शन क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, यहाँ रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है।
अब अगर हम इस रिडक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें नर्स ने इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन दी थी जिसकी डेरिवेशन नहीं है हमारी बुक में, ध्यान रखना, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करना जरूर दिया गया है। तो जो इक्वेशन थी दैट वाज इस तरह से थी, इसके लिए फोर या लिख देता हूं, फॉर द अबव अबव रिडक्शन रिएक्शन nurse gave अ इक्वेशन। तो क्या इक्वेशन दी थी, देखिए ई एम एन प्लस एम, ठीक है, ये हमारे पास किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये जो है हमारे पास ई नॉट एम एन प्लस एम, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉर्मल से मतलब कंसंट्रेशन चेंज है इसके अंदर, और ये 1n कंसंट्रेशन के लिए है। देन प्लस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग एंड एम एन प्लस अपॉन एम सॉलिड। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन थी जो नर्स ने दी थी और किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। तो यहां मैं इसका मतलब लिख देता हूं, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये है आपके पास में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आर जो है बेटा ये कांस्टेंट है, आर की वैल्यू जो है 8.134, 8.314, और ये हो जाएगा आपका जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास टी, टेम्परेचर है, जो मैंने कहा 298 केल्विन ही लेना है हमें, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस होती है हम नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 298 केल्विन पर देख रहे हैं। और जो आपके पास F है, F इज ए फैराडे कांस्टेंट, इट इज 96500 कूलम। ये चार्ज है हमारे पास जो फैराडे कांस्टेंट है, जो 96500 कूलम कांस्टेंट वैल्यू है ये भी। और n जो है बेटा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिएक्शन में, रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ n यूज में ले रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, नेचुरल लॉग एल एन जो है ना बेटा, इसे ध्यान रखना, नेचुरल लॉग कहा जाता है, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग, और ये रिलेटेड है 10 बेस लॉग से 2.303 लॉग 10 बेस, ठीक है, 10 बेस लॉग से ये रिलेटेड है, 2.303 लॉग 10 के इक्वल होता है ये। बाकी जो एम एन प्लस मैंने लिखा है, ध्यान रखना, इस तरह से ब्रैकेट में अगर आपने लिखा है तो वो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। तो ये किसकी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर जो एम एन प्लस आइंस है इनकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस आइंस, एम एन प्लस आइंस की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। और एम जो है ये सॉलिड फॉर्म में कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ एम मेटल इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ ये जो पूरी इक्वेशन है, ध्यान रखना, इसको हम नर्स्ड इक्वेशन कह रहे हैं, बट ये सिंप्लीफाइड नहीं है, हम इसे न्यूमेरिकल के लिए काम में नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और इससे एक सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे जिसको हम न्यूमेरिकल के पर्पज से यूज में ले सकते हैं, बट इट इज आल्सो कॉल्ड नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, इसे भी हम नर्स्ड इक्वेशन कह रहे हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आर टी एन एफ और नेचुरल लॉग, इन सब की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इसमें, और फिर उसको सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करने पर क्या आता है वो हम देख रहे हैं। तो मैं एक बार ये जिसकी रेड कलर से लिखा है वो मिटा रहा हूं, ठीक है, और ये वैल्यू सारी मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं। देखिए तो इस वीडियो अटक रही है, एक सेकेंड, ओके, अब मूव कर रहा है बेटा, चलिए, ओके चलिए देखते हैं। एम एन प्लस एम इक्वल्स टू ई नॉट, इसमें तो एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि अभी मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है बेटा, है ना, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है,
नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, प्लस अब आर की वैल्यू जैसा मैंने बताया था 8। फिर रखिए बेटा, हो सकता है कभी आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो, एक बार और चेक कर लो। अच्छा, सबकी प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक सेकंड में, एक एक सेकंड आप ना होल्ड करो, मैं एक काम करता हूँ कि कुछ बैक एप्लीकेशंस हो सकता है कि वो ऑन है, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा इशू। अब ठीक है बेटा, चलिए मैं थोड़ा सा कोशिश तो की है, अगर देखो इम्प्रूव हो जाएगा। यस, ओके। तो अब ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर जैसे आर की जो है वैल्यू हमने बताई थी 8.314, तो एक तो आर की वैल्यू पुट कर देते हैं 8.314 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन, ठीक है 298, एंड देन नेचुरल लॉग जो है आपके पास, सॉरी एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो हमें पता ही नहीं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसी रिएक्शन में। एफ कांस्टेंट है 96500। अच्छा, अब दूसरा देखो, ये जो नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, ये मैंने बताया था ये है 2.303 10 बेस लॉग। तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 2.303 10 बेस लॉग। तो 10 बेस में मैं 10 नहीं लिखूंगा, केवल लॉग ही लिखूंगा, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन है एम एन प्लस आयन की कंसंट्रेशन, और फिर मेटल सॉलिड फॉर्म में जो है उसकी कंसंट्रेशन। अब ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई है, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूं, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आता है देखते हैं। देखिए, ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस एम, प्लस इसको सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.059 फिक्स है बेटा। ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यही ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है मोस्टली। ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है, इस पर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करने पर आपके पास आएगा 0.059, देन एन नीचे, और फिर लॉग एम एन प्लस अपॉन एम। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बना दिया है, एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है तो, मतलब कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, तो जो कंसंट्रेशन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उस कंसंट्रेशन को आप यहां पर रखेंगे बेटा। ठीक है, आपको दिया गया है कि 0.01 एम कंसंट्रेशन है, तो वो कंसंट्रेशन आप यहां पर रखेंगे। ठीक है, वन मोर इंपोर्टेंट थिंग, एक और बहुत इंपोर्टेंट बात समझना है इसके बारे में। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसमें, इस इक्वेशन को आपको कुछ बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसको अपन एक बार बगल में देखते हैं या लिख के समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, जो अपन ने यहाँ पर इसको ड्राइव किया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉजिटिव साइन को हटा करके यहाँ नेगेटिव साइन रखता हूँ, कुछ बुक्स में आपको नेगेटिव मिल जाएगा इस पॉजिटिव की जगह, तो वहां ये लॉग के आगे वाली वैल्यू जो है ना, वो उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है बेटा लॉग ए अपॉन बी जो होता है, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो ये लॉग बी अपॉन ए हो जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव कर दिया जाए तो लॉग के आगे की जो डिजिट है उनका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो सिमिलरली यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, तो सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड एज, इस फॉर्मूले को आप यूं भी यूज में ले सकते हैं, एम एन प्लस एम इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस एम, देन माइनस साइन 0.059 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस अपॉन एम, ठीक है, सॉरी अपोजिट हो जाएगा ना, एम एन प्लस और एम सॉलिड फॉर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये भी नर्स्ट इक्वेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। दिस वन इज आल्सो नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट इफ साइन इज पॉजिटिव, देखो क्योंकि कंफ्यूज होते हैं बेटा स्टूडेंट, इसलिए मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो आप ध्यान रखना, जब पॉजिटिव यहां दिख रहा है तो पॉजिटिव ऊपर आएगा, आप तो ये ध्यान रखें, यानी पॉजिटिव वाला जो आयन है जब ऊपर आएगा जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, और जब यहाँ नेगेटिव साइन कर देंगे तो ये पॉजिटिव वाला आयन जो है वो नीचे आ जाएगा, और जो न्यूट्रल है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, उस फॉर्म में आ जाएगा वो इक्वेशन। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं अपन, इसको किस तरह से किसी भी इक्वेशन के लिए यूज में लेते हैं।
तो एक बार मैं ऊपर वाला मैटर रफ कर रहा हूं। देखिए, अब सेम इक्वेशन अगर आपको मान लीजिए काम में लेनी है कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए या जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, आपको कहा जाए कि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, किसी जिंक इलेक्ट्रोड के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है, बट इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में फाइंड करना है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा है Mn+। ओके, फिर से अटक रही है, ये नेटवर्क का बड़ा इश्यू आ रहा है यार। नहीं, मेरे पास तो पूरा नेट है बेटा, 4 GB है। मैं तो अपलोड और करता हूँ उसको फिर। कौन से मोड पे कहा? अच्छा, चलो एक बार रिज्वाइन कर लो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए। तो अब अपन देख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, किसी पर्टिकुलर जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड करें। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं जिंक इलेक्ट्रोड फाइंड, जिंक के पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए लिख रहा हूं फॉर्मूला। दैट विल बी ZeZn2+Zn, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वो भी किसमें, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, इक्वल होगा E0 Zn2+Zn, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन प्लस 0.059 अपॉन n। वैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ध्यान रखना बेटा, n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि Zn कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, केवल पर्टिकुलर जिंक के लिए लिखता हूँ तो। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पर n लिख दूंगा। और उसके बाद लॉग, देखिए लॉग, देन ऊपर आपको आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है, तो मैं यहां लिखूंगा Zn2+, कंसंट्रेशन जो भी है, और फिर सॉलिड फॉर्म में Zn। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में Zn की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास जिंक के लिए फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली आप कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड कर रहे हैं फॉर Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है, Cu इलेक्ट्रोड के लिए अगर फाइंड कर रहे हैं तो इसे लिखेंगे Cu2+/Cu इक्वल्स टू E0 Cu2+Cu प्लस 0.059 अपॉन n log एंड देन Cu2+ अपॉन Cu। अब इसमें एक चीज और ध्यान देनी है बेटा, कि यहां पर जो मैंने जिंक और कॉपर लिखा है, इस फॉर्मूले को ना और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप एक स्टेप, कि देखो जो Zn है, यहां पर ध्यान रखना, Zn जो सॉलिड फॉर्म में मैंने यहाँ नीचे की तरफ लिखा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो कॉपर लिखा हुआ है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। तो जो सॉलिड होते हैं, ध्यान रखना, उनकी कंसंट्रेशन अनचेंज रहती है, सो दैट्स व्हाई दे विल बी कंसीडर्ड एज यूनिट, उनको वन कंसीडर करके आप छोड़ सकते हैं। कॉपर के लिए भी ये आएगा Cu सॉलिड कॉपर, तो इसकी कंसंट्रेशन को भी यूनिट मान सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगर इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम फॉर्मूला कैन बी यूज, क्योंकि वहां पर Zn की वैल्यू जो है वो 1 आती है। सिमिलरली यहाँ पर Cu की वैल्यू भी क्या आती है, 1 आती है। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, यानी अगर आप पॉजिटिव साइन लगा रहे हैं तो डायरेक्ट जो लास्ट के अंदर है ना, आपको क्या करना है, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो अपने पास में हो गया किस तरह से आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो पहले अपन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको रफ कर रहा हूं मैं, और कुछ न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है। थोड़ा बहुत तो ये आज या पता नहीं इशू क्यों आ रहा है वैसे। सिम तो यार वही है वैसे, तो ऐसा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही सिम है अपने पास तो। बेटा नेटवर्क मेरे को ऐसा लग रहा है, सुनो। एक सेकंड देखने दो मुझे।
नहीं बेटा ठीक है, मेरे मेरे जो नेट की स्पीड आ रही है ना दैट इज एक्यूरेट, सही है। अभी 200 के क्या वो वैसे आ रही है 200, एक सेकंड, केबी आ रही है, तो 200 केबी तो सफिशिएंट है मेरे ख्याल में, जो ये स्पीड है। नेटवर्क की इश्यू नहीं है। चलो देखते हैं आगे। ओके, वैसे रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर रखी है बेटा, अपलोड कर दूंगा इसको मैं इवनिंग तक, है ना। देख लें आप। अब देखिए इसके बाद अपन न्यूमेरिकल ले रहे थे इससे रिलेटेड कुछ, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। अभी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं अपन। चलिए लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ओके, ये हमारे पास स्टैंडर्ड, यस, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, Cu electrode is 0.34 volt. If copper, इसको सॉल्व भी करना बेटा आप अभी। If copper metal is placed in 0.1 m Cu2 plus solution, then what will be its electrode potential? ओके, एंड बस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है हमें। देखते हैं। तो ये हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है, फॉर्मूला क्या सॉरी क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है आपको, ठीक है। यानी आपको दिया गया है ई नॉट Cu2 प्लस Cu, दैट इज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना बेटा, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी वो नॉट वाली वैल्यू दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। सेकेंड थिंग जो यहाँ पर गिवन है दैट इज इफ द कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन, कंसंट्रेशन दी गई है आपको, Cu2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है दैट इज 0.1 m। अब जो मैं बताना चाह रहा था देखो वो ये है, ये जो कंसंट्रेशन है ना बेटा 1 m नहीं है, 0.1 m है। इसका मतलब अगर 1 m होती तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती, तब तो हम किसी दूसरे सिंपल फॉर्मूले से फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई है, इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन काम में ले रहे हैं। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करें, यानी आपको ई Cu2 प्लस Cu फाइंड करना है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। कितना आ रहा है बेटा आंसर? फॉर्मूला लिख देता हूं, आपका आ रहा है 0.31। ओके ठीक है बेटा, सही है, सही है, इट्स करेक्ट, ठीक आ रहा है। फिर भी चलो हम एक बार फाइंड कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था ई Cu2 प्लस Cu इक्वल्स टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu प्लस देन 0.059 अपॉन n एंड log Cu2 प्लस, बस क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो हम देखते ही नहीं है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर देखिए ई नॉट सी यू की वैल्यू दी हुई है आपको प्लस में 0.34 प्लस यहां पर 0.059 अपॉन 2। 2 मैंने क्यों रखा है? क्योंकि Cu2 प्लस से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड log Cu2 प्लस। अब यहां पर log और Cu2 प्लस की जो वैल्यू दी गई है बेटा वो है 0.1, यहां है 0.1, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.34 प्लस 2 को इससे कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.0295, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो अब आ रहा है आपके पास log 0.1। अब इस चीज को थोड़ा समझना, कुछ बच्चों को बेटा log में प्रॉब्लम रहती है, उसको भी अभी एक्सप्लेन कर देंगे, पहले एक बार इसको मैं बता देता हूं। देखिए log आपको दिया गया है log 0.1, इसको सॉल्व करते हैं तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं log 1/10, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब जो ये 1/10 है इसको यूं भी लिखा जा सकता है log
10 को ऊपर ले जाओ 10 रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला काम में आता है कि अगर आपके पास इस तरह से है log a पावर n है तो आप इसे n log a लिख सकते हैं, यानी जो पावर में होता है उसे log के आगे दे दिया जाता है। तो अगर मैं -1 को आगे ले लेता हूं तो ये लिखा जाएगा -1 इंटू log 10, और ध्यान रखना बेटा log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 आ जाए -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट विल बी -1। ठीक है, अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा इसको लॉग को फाइंड करने की। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.34 माइनस 0.0295, ठीक है, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे द आंसर विल बी पॉजिटिव 0.31 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? आगे चले। अब मैं थोड़ा सा लॉग के बारे में पहले बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसको रफ कर दें। चलिए, अब पहले एक बार थोड़ा लॉग को समझ लो आप, क्योंकि लॉग आपको परेशान करेगा फिर। देखिए, लॉग में आपको क्या करना है, कुछ सिंपल से फॉर्मूलेज हैं, एक दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और एक दो वैल्यूज ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए आपको फाइंडिंग लॉग, ठीक है, फाइंडिंग लॉग, लॉग को कैसे फाइंड करें ये देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में जैसे अभी मैंने कहा था लॉग अगर 10 आ जाता है तो ध्यान रखना बेटा लॉग 10 की वैल्यू सिंपल है, इसको ध्यान रखें 1 होती है। अब अगर आपके पास लॉग 100 आ जाता है, ठीक है, तो लॉग 100 का मतलब है कि आप इसे यूं लिख सकते हैं लॉग 10 रेज टू पावर 2। तो जैसा मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया आपको, अगर पावर है तो उसको आगे ले सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2 log 10, और अभी log 10 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो इसे सिंपल सा ये दिख रहा है कि अगर log 100 है तो 2 आ रहा है, log 10 है तो 1 आ रहा है। इसी तरह से अगर log 1000 है आपके पास तो 3 आ जाएगा। log 10,000 है या log 10,000 है, या फिर हम कहें log 10 रेज टू पावर 4 है तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जीरो या फिर पावर से हम बता सकते हैं कि सिंपली लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है। ऐसे ही अगर आपके पास में नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपके पास आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है लॉग 0.1, अभी हमने देखा जैसे 0.1, तो 0.1 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं log 10 रेज टू पावर -1, -1 को आगे ले रहे हैं तो ये -1 आ गया और log 10 की वैल्यू 1 होगी। ओके, दोबारा सुन लो बेटा। देखिए log 100 से, ठीक है, देखो मैंने कहा बेटा log 10 जो है ना, अभी आप इसे मोटा सा सिंपल सा हिसाब रखें, log के बाद जो वैल्यू रखी हुई है ना उसमें अगर 1 और 0 है तो जितने जीरो होंगे ना उतनी वैल्यू आ जाएगी। जैसे log 10 की वैल्यू 1 है, log 100 की 2 है, log 1000 की 3 है, log 10,000 की 4 है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर मान लो 1000 ऐसे नहीं है, पावर लगी हुई है, तो जैसे log 10 की पावर 1 है तो वैल्यू 1 है, log 10 की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू 2 है, log 10 की पावर 3 है तो वैल्यू 3 है। तो इस तरह भी अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखो कि कभी कभी ना पॉइंट्स पे आ जाता है, जैसे log 0.1 आ गया तो इसको मैं 0.1 को लिख सकता हूँ log 10 की पावर -1, तो log 10 की पावर -1 इसका मतलब -1 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो 1 होती है और जो पावर है माइनस में वही आएगी। तो सिमिलरली आप यूं देख सकते हैं जैसे log 0.001 आ गया, सॉरी 01 आ गया, ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूं log 10 की पावर -2, इसका मतलब -2। अगर log 0.01 आ रहा है या log 10 की पावर -2 आ रही है तो उसे -2 लिखूंगा। सिमिलरली log 0.001 आ रहा है, इसे मैं लिख सकता हूं log 10 रेज टू पावर -3, और log रेज टू पावर -3 का मतलब इसको -3 लिख सकते हैं अपन log को हटा करके। ठीक है, ऐसे ही जितनी, ठीक है, जितनी ही आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको आप आगे ले लेंगे तो वो लॉग की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया अगर वो 10 के मल्टीपल में है तो। अब ये वैल्यू तो 10 के मल्टीपल में, तब अपन उसको ऑब्टेन कर पा रहे हैं। कभी कभी 10 के मल्टीपल में नहीं आती है वैल्यू, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए 2 के मल्टीपल में आ गई कोई वैल्यू, आपके पास आ रहा है log 2,
ठीक है, इस 2 को तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। log 2 की वैल्यू है, इसको ध्यान रखना है 0.3010। ये वैल्यू जो है ये log 2 की वैल्यू है, इसको लर्न करना पड़ेगा ये इस वैल्यू को। अब ये वैल्यू पता है तो हमें वो सारी वैल्यू आ जाएंगी जो 2 के मल्टीपल में है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया log 4, तो log 4 को आप क्या लिख सकते हैं, log 2 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 log 2 हो गया ये। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 हो गया, 0.6020 हो गया इसका आंसर। ठीक है, log 4 की वैल्यू। तो ऐसे ही आप इसी मेथड से, सिंपल मेथड से log 8 की वैल्यू, log 16 की वैल्यू, log 64 की वैल्यू, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 34 32 की वैल्यू। ठीक है, हो जाएगा बेटा ये। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हो बेटा। बेटा इसमें क्या होता है कि अगर सिंपल है, जैसे मैंने कहा 10 के मल्टीपल में है तो गिवन नहीं होगी। ठीक है, 2 के मल्टीपल में है तो गिवन नहीं होगी। अगर लॉग की वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रही है जिसके लिए आपको ना लॉग टेबल देखने की जरूरत है, तो वो वैल्यू मोस्टली गिवन होती है। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना आपको आना चाहिए। इसके अलावा एक मेरा ना 15 मिनट का वीडियो मैंने बना रखा है, मैं उसका लिंक और शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने केवल ये बताया कि आप लॉग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा इस टॉपिक में। तो एक बार मैं लॉग वाला एक वीडियो आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसको आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, उसमें आपको ये बताया गया कि लॉग कैसे फाइंड करें, तो उसमें आपको सारा तरीका पता चल जाएगा। लॉग 3 4 5 7 8 सबका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आगे चल रहे हैं अपन, मतलब एक जनरल आइडिया दे दिया है मैंने आपको। बाकी फिर अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देखते चलेंगे कि लॉग किस लेवल का लॉग आ रहा है, उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, calculate the electrode potential of hydrogen electrode, of hydrogen electrode, hydrogen electrode in contact, in contact with, in contact with the solution, with the solution of pH, with the solution of pH 10। ठीक है, बस ये दिया गया आपको क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो यानी आपको ये कैलकुलेट करना है ई एच प्लस ऑब्लिक हाफ H2, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये दिया हुआ नहीं है। और आपको ये दिया गया है कि ये जिस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है उसका पीएच जो है ना, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो है वो है 10। बस इतनी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, बाकी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कई बार बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेटा अगर आपको पीएच पता है तो आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और H प्लस की कंसंट्रेशन और पीएच में ये रिलेशन होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। ठीक है, ये रिलेशन होता है इसमें, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि अगर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दी हुई है तो उसके पीएच की वैल्यू जो है वो ऊपर पावर में होती है, या फिर कहें कि अगर ऊपर पीएच दे रखा है तो हम H प्लस बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू हमारे पास 10 है तो इसका मतलब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन शुड बी 10 रेज टू पावर माइनस 10 होनी चाहिए। ये बात समझ में आई क्या बेटा, कि अगर ओके अगर हमारे पास पीएच दिया हुआ है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन और पीएच में ये रिलेशन होता है हमारे पास। ठीक है, तो जो ऊपर पावर लगी होती है H प्लस आयन कंसंट्रेशन की वो पीएच को ही एक्सप्रेस करती है। तो इसका मतलब पीएच अगर 10 है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी 10 रेज़ टू पावर माइनस 10। तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई।
अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए, तो फॉर्मूला ये होगा हमारे पास E H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 gives E नॉट H प्लस हाफ H2 प्लस में 0.059 अपॉन N और लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था जब हम पॉजिटिव लगाते हैं तो केवल प्लस वाले की कंसंट्रेशन ही लिखते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, क्योंकि नीचे वाला जो होता है उसकी यूनिट जो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मानते हैं। तो अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो E नॉट H प्लस हाफ H2 है बेटा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए मुझे बताओ? 0, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है, तो यानी ये 0.0 वोल्ट है। अब है प्लस 0.059 अपॉन एन। अब एन में ये ध्यान रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो आप देखो बेटा H प्लस से मैंने हाफ H2 लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया आपने। देन लॉग और फिर H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहां लिखनी है मुझे 10 रेज़ टू पावर -10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, इसको तो हटा दिया तो कैंसिल ही हो गया, 0.059 इंटू और लॉग 10 रेज़ टू पावर -10 कितना होना चाहिए? -10, तो मल्टीप्लाइड बाय -10। ठीक है, -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये पॉइंट एक डिजिट और उधर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 0.59। ठीक है, इसका आंसर आएगा माइनस में 0.59 वोल्ट। ये आपके पास में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की का पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड की वैल्यू तो 0.0 वोल्ट होती है। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 0.0 होता है। हमने नॉन स्टैंडर्ड फाइंड किया है, यानी जब हम 1m कंसंट्रेशन नहीं रख रहे हैं तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें चेंज्ड फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? आगे चलिए। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं स्टेप और। तो ये जो मैंने बात बताई है आपको, ये मैंने बताई है बेटा किसके बारे में? ये मैंने बताई है आपको सिंगल इलेक्ट्रोड के बारे में। अब अगर मान लीजिए हमें फाइंड करना है किसी सेल का इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड की हेल्प से एक पर्टिकुलर सेल का इलेक्ट्रोड हमें फाइंड करना है, तो उसे कैसे फाइंड करेंगे? चलिए एक बार उसे और देख लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं अपन कि डिटरमाइनिंग सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल फाइंड करना, और वो भी ध्यान रखना इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब देखिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे फाइंड करेंगे, तो अपन एक काम करते हैं, जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए ले रहे हैं, फॉर जिंक कॉपर सेल। इस सेल के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख देता हूं। फर्स्ट कॉपर का लिखता हूं फॉर Cu इलेक्ट्रोड। Cu इलेक्ट्रोड के लिए हमें पता है ECu2 प्लस Cu इक्वल्स टू होता है E नॉट Cu2 प्लस Cu प्लस 0.059 अपॉन n लॉग, और फिर हम यहां लिख देंगे Cu2 प्लस। ठीक है, सिमिलरली हमें फाइंड करना है फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हम देखेंगे E Zn2 प्लस Zn इक्वल्स टू E नॉट Zn2 प्लस Zn प्लस 0.059 अपॉन n लॉग Zn2 प्लस। ठीक है, इस फर्स्ट वाले को तो मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक सेल के लिए सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो अगर हम सेल के लिए बात करते हैं, सेल के लिए तो हम मोस्टली नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? सेल पोटेंशियल फॉर जिंक कॉपर सेल। ठीक है, तो हमने जो पहले फॉर्मूला देखा था वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि E
cell equals to E कैथोड Cu2 plus Cu माइनस ई एनोड Zn2 plus Zn। ठीक है, ये तो हमें पता है कि कॉपर कैथोड और ये एनोड होता है। और जब हम कैथोड में से एनोड को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास में सेल का पोटेंशियल आता है। मैंने यहाँ पर नॉट नहीं लगाया बेटा, ध्यान रखना ऊपर, क्योंकि मैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यू रखता हूँ किसकी, Cu2 प्लस की और Zn2 प्लस की, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, देखिए ई सेल इक्वल्स टू कॉपर की वैल्यू रख रहा हूं मैं ई नॉट Cu2 प्लस Cu प्लस 0.059 अपॉन n देन log Cu2 प्लस। ठीक है, अब उसके बाद में माइनस का साइन, ये वाला माइनस साइन लगाया मैंने, और उसके बाद में जिंक की वैल्यू पुट करूंगा। तो ब्रैकेट लगा के मैं जिंक की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये पूरी जिंक की वैल्यू है। तो जिंक के लिए है ई नॉट Zn2 प्लस Zn प्लस 0.059 अपॉन n log Zn2 प्लस। ठीक है, ये मैंने रख दिया है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे चले। ओके, मैंने बस इतना ही किया है कि कैथोड की जगह मैंने कॉपर वाली वैल्यू रख दी है, एनोड की जगह मैंने जिंक वाली वैल्यू रख दी है और ब्रैकेट लगा दिया है। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, तो ये जो माइनस का साइन है तो माइनस हो गया, यहां भी साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, हमने बस इतना किया कि ब्रैकेट्स ओपन किया है। अब इसके बाद इसको रीराइट करते हैं फॉर्मूले को वापस से, ई सेल इक्वल्स टू, आप देखिए इसको और इसको, यानी जिंक और कॉपर का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनको मैं साथ साथ लिख देता हूं। तो इसे यूं लिखा जाएगा ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस में फिर लिख रहा हूं मैं ई नॉट Zn2 प्लस Zn। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। अब उसके बाद फिर यहां आ जाते हैं। अब देखो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है 0.059 अपॉन एम एन। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लेता हूं मैं, और कॉमन में जैसे मैंने ले लिया प्लस में 0.059 अपॉन एन। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद फिर मेरे पास क्या बच रहा है, उसके बाद मेरे पास बच रहा है log Cu2 प्लस देन माइनस log Zn2 प्लस। ठीक है, ये दो चीज बच गई मेरे पास। इस तरह से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल रहे हैं अगले स्टेप की तरफ। इन दोनों को मैं मिला के क्या लिख सकता हूं, गौर करिए बेटा, इन दोनों को मिला के क्या लिखा जा सकता है, ई नॉट सेल। वेरी गुड, ठीक है ना, इसको ई नॉट सेल लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा ई सेल इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों पे नॉट लगा हुआ है तो इसको लिख रहा हूं मैं ई नॉट सेल, यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये। अब प्लस में 0.059 अपॉन एन, और फिर अब यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है बेटा, आइडेंटिटी यहां पर काम में आ रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है समझना। यहां लिख रहा हूं मैं उस आइडेंटिटी को, स्पेस कहां है, यहां है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, log a माइनस log b। इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन b। तो इस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसको भी इसी तरह लिख देंगे अपन। तो इस आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा log Cu2 प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो ऊपर आ जाएगा, और Zn2 प्लस आयन कंसेंट्रेशन नीचे की तरफ आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला बन गया है। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, और कॉपर और जिंक जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी कंसेंट्रेशन दी हुई है, ये सेल के लिए है। बाकी देखो लगभग लगभग सेम ही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा ही है, जैसे हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वैल्यू भी वैसी है, लॉग भी वैसा ही है। यहां चेंज हो गया है बस, यहां पर दोनों आयन आ गए हैं, एनोड के भी और कैथोड के भी। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद है तो इस फॉर्मूले को भी आप इजीली याद रख सकते हैं। अब इसमें भी वही वाला कंफ्यूजन है, ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, वो भी हम समझ लेते हैं एक बार। ऊपर से रफ कर रहा हूं इसको मैं, देखिए कंफ्यूजन क्या है। जैसे मान लीजिए, यस बोलो बेटा, एन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन की बात कर रहे हो बेटा?
हम्म। नहीं, उस कंडीशन में, हाँ मैं समझ गया बेटा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, उसको देखना पड़ेगा। उस बैलेंस रिएक्शन में आपको चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हो सकता है हाइड्रोजन के साथ भी वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां n की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो और इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला अलग अलग तरह से थोड़ा चेंज हो करके आ रहा है। ठीक है ना? तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए, तो एक चीज और देख लें एक बार कि इसके साइन वाला जो मैं कह रहा था, जो प्रॉब्लम आती है, इस चीज को और समझ लेते हैं अपन। तो एक तो चीज मैं ये कह रहा था बेटा, समझना इसे, कि अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन कर देता हूं, ठीक है, नेगेटिव, तो उस कंडीशन में अब आपके पास जिंक जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, और कॉपर जो है वो कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल है कि भाई कॉपर कब ऊपर रखें कब जिंक नीचे रखें। इसकी बजाय हम ये ज्यादा अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाला पोर्शन। जैसे आप देखो, ये रिएक्शन ऐसे होती है कि Zn gives Cu2 प्लस, देन Zn2 प्लस और Cu। तो ये वाले हमारे पास जो है ना, ये Cu जो है ये देखो रिएक्टेंट साइड है, और Zn जो है ना वो प्रोडक्ट साइड है। तो आप देख रहे हो कि जब नेगेटिव साइन आ रहा है तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर की तरफ है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है ना वो, रिएक्टेंट, वो नीचे की तरफ है। तो ये सबसे इजी तरीका है याद रखने का कि जब आप नेगेटिव साइन ले रहे हो तो नेगेटिव साइन में प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, और जब आप पॉजिटिव साइन ले रहे हो तो रिएक्टेंट ऊपर चला जाएगा और प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, लेकिन आएगी कंसंट्रेशन आयंस की केवल। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि आयंस की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पर यूज में लेनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर? हाँ बेटा, ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा कि, और एक ही तो याद रखना है आपको, ये यहां तक तो लगभग सेम ही है। आप देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए और सेल पोटेंशियल के लिए ये वाली वैल्यू तो सेम आ रही है लगभग, है ना? यहां पर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव साइन है तो उस समय प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा, और पॉजिटिव साइन है तो रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी है, और एक दो न्यूमेरिकल जब आप इस पर बेस्ड करेंगे ना, तो ये फॉर्मूला आपको अपने आप याद ही रह जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एम्फेसाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वंस यू प्रैक्टिस देन यू विल ऑटोमेटिकली इट विल बी लर्न। एक और चीज आपको बता दूं मैं इसके बारे में, ठीक है, लास्ट जो चीज बता रहा हूं इसमें। अब देखो, ये तो मैंने जिंक कॉपर के लिए बताया, कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर बैलेंस इक्वेशन में आपके पास नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ना वो एक से ज्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये रिएक्शन है, ठीक है, सपोज सिल्वर के साथ ले लेते हैं, Ni2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस एंड 2Ag, सॉलिड, एक्वस, एक्वस एंड सॉलिड। अब इस इक्वेशन के लिए अगर आपको कहा जाए कि सेल पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला लिखें, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां मिस्टेक होते ही पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। कि यहां पर ई सेल आप इस तरह लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, फिर आप लिखेंगे माइनस का साइन, फिर 0.059 अपॉन एन। चलो एन भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं कि एन कैसे देखना है आपको, कि निकल देखो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ni2 प्लस में। दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 2 लगा देता हूँ। फिर लॉग पर आ जाए, और लॉग के बाद फिर अपन ने कहा था कि प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। तो प्रोडक्ट आपके पास ये है, तो प्रोडक्ट में आयन कौन सा है, Ni2 प्लस। तो आपको Ni2 प्लस की कंसंट्रेशन तो रखनी है ऊपर, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन रखनी है नीचे। ठीक है, अब अगर केवल इतना आप लिखते हो ना बेटा तो गलत हो जाएगा। यहाँ ये जो समझने वाली बात है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको ये भी चेक करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कि नहीं। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं ये पावर में चले जाते हैं, तो Ag प्लस लिखा है ना, उसके आगे पावर 2 जरूर लगाएं आप। ठीक है, यहाँ पावर 2 लगेगी, यानी जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं किसी आयन के, उन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप पावर में यूज में लेते हैं उसके लिए फॉर्मूला लिखते समय। ठीक है, ये चीज क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल अपन कल और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास तो अपन यहीं तक ले रहे हैं, और एक दो बात और बेटा, एक मैंने आपको टेस्ट सेंड कर रखा है, तो टेस्ट तो आज शाम तक सबका आ जाना चाहिए, और कल
वैसे तो राखी है, लेकिन इतना टाइम तो मिल जाएगा आपको आज नाइट तक सॉल्व करके। मैंने आपको एक वर्कशीट और भेज रखी है, वर्कशीट सॉल्व करके या तो आप उसी में ही एबीसी ऑप्शन लिख करके, नहीं तो एक पेज के अंदर उसकी फोटो खींच करके आप भेजना, क्योंकि वो इस तरह की वर्कशीट बहुत कम बच्चे भेजते हैं। टेस्ट तो सबने सेंड कर दिया था, क्योंकि उसमें तो खाली ऑप्शन वो करने थे। कॉपी पेन से सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके और उसके ऑप्शन जो है वो लिख करके बेटा वो जरूर भेजना। हाँ, कल की बेटा क्लास नहीं होगी, कल राखी है, कल आप भी सेलिब्रेट करें और हम भी तो राखी वाखी बनाएंगे, ठीक है। परसों क्लास लेंगे फिर अपन। हाँ बेटा, दो है, एक तो टेस्ट शीट है और एक वर्कशीट है, ठीक है। टेस्ट तो आई थिंक आपने भेज दिया है ना, और वर्कशीट और भेजनी है आपको, तो वर्कशीट और भेजना आप उसमें, ठीक है। फिर उसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन उसका अपन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो, ओके। और इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लेना किसी को प्रॉब्लम रही हो तो दैट्स